बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाकिस्तान लाउंज केपी एडिशन के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान रिफ़तुल्लाह औरंगज़ई। नाज़रीन, स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली जनाब मुश्ताक अहमद गनी साहब आज एक मरतबा फिर हमारे मेहमान हैं। मुश्ताक अहमद गनी साहब किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं, इस सूबे के सीनियर सियासतदान हैं। ये मुख्तलिफ़ हुकूमतों का हिस्सा रहे हैं। 2013 में जब यहाँ PTI की हुकूमत बनी तो ये उसमें भी वज़ीर थे और इस हुकूमत में तो ये बड़े अहम ओहदे पर फायज़ हैं। तो आज हम मुश्ताक गनी साहब के साथ जो कुछ मुल्की इशूज़ है और जो सूबे के मामलात है उन पर तफसील से गुफ्तगू करेंगे। मुश्ताक अहमद गनी साहब, सबसे पहले तो आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू। मुश्ताक गनी साहब, बल्दियाती इंतखाबात का जो दूसरा मरहला है जो मार्च में होना है, तो उसके ख़िलाफ़ हाई कोर्ट एबटाबाद ब्रांच में जो है एक पिटीशन फ़ाइल हुई, जिसके तहत अब ये इलेक्शन जो है वो मुलतवी कर दिए गए हैं। तो कुछ सियासी जमातें हुकूमत पे इल्ज़ाम लगा रही हैं कि ये पिटीशन जो है ये इंजीनियर्ड थे, इसमें यानी हुकूमत जो है ना उनके साथ मिली हुई थी। बिकॉज़ मेरा एबटाबाद से ताल्लुक़ है जी। और ये एबटाबाद बेंच ने ये डिसीजन दिया है और जो वो वकील वहाँ पे पेश हुए हैं वो तहरीक इंसाफ के वकील नहीं थे। अच्छा। और वो बड़े प्रोमिनेंट वकील हैं और उनकी अपनी सोच थी, आप जैसे भी हुआ, लेकिन बाहर क्या वो मुलतवी हुए। मैं नहीं समझता कि अब आगे क्या होगा, बिकॉज़ इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ है, तो विद इन अ डे टू उसमें डिसीजन आ जाएगा कि मार्च में होते हैं या मई में जाते हैं। लेकिन जो भी सूरत है, हम तो तैयार है इलेक्शन के लिए। हम तो जब पेशावर और इस इलाके में फ़र्स्ट फेज़ में जो इलेक्शन हुए थे उसके फ़ौरन बाद ही बाकी जो हमारे 18 अज़ला हैं, वज़ीर आला महमूद ख़ान साहब ने मीटिंग्स की थी, इमरान खान साहब ने मीटिंग्स की थी पेशावर में आके, तो उन्होंने वर्कर्स को एक्टिवेट कर दिया था। सो वी आर रेडी। मार्च में होता है तो ज़्यादा अच्छा है, मई में होता है तो तब भी ठीक है, हमें कोई इसमें परेशानी नहीं है। इसमें जमात इस्लामी के जो इनायतुल्लाह खान साहब हैं उनका एक वीडियो बयान आया है ना, तो वो तो सूबाई असम्बली के मेंबर भी है। उन्होंने ये कहा है कि ये इसमें हुकूमत जो है ना मिली हुई है, इंजीनियर्ड पिटीशन है। देखिए, किसी के कहने से सुनने से तो फ़र्क नहीं पड़ता, हर बंदे की अपनी सोच है। वो भी एक बड़े अच्छे पॉलिटिशियन हैं, ज़ाहिर है वो अपनी जुमात का नुक्ता नज़र बयान करेंगे। लेकिन हमने कोई पिटीशन हमारी तरफ से दायर होती तो एबटाबाद में मैं बैठा हूँ, फिर मेरी तरफ से दायर होती या मेरे किसी बंदे के थ्रू दायर होती, तो ना तो वो वकील जो है हमारे वकील थे, ना हमने किसी से कहा ना किया। तो ये कुछ और लोगों ने किया है, जिसने भी किया आई डोंट नो किसने किया, ये भी मुझे नहीं पता कि अगर कुछ लोगों ने किया तो वो कौन लोग थे, बिकॉज़ हमारा इसमें कोई इंटरेस्ट था ही नहीं, ना है। हम तो इलेक्शन के लिए तैयारियां कर रहे थे कि अपने कैंडिडेट्स का हम इंतखाब करें, किसको हमने टिकट देना है नहीं देना। तो मैं अब ज़ाती बात मेरी कोई पूछे तो मुझे तो मार्च जो है ज़्यादा सूटेबल डेट लगती है, बिकॉज़ कि अगर मार्च में नहीं होते और मई में जाते हैं तो बीच में रमज़ान शरीफ है, अप्रैल का महीना, और हमने माजी में एक कैंपेन चलाई थी 98 में रमज़ान शरीफ के अंदर। बहुत ही मुश्किल होता है। अच्छा। रमज़ान की कैंपेन और लोगों से कांटेक्ट करना बेपनाह मुश्किल होता है। दिन को लोग सोए रहते हैं, फिर इफ्तारी, फिर उसके बाद तरावीह का टाइम होता है, तो बहुत ही मुश्किल कैंपेन होती है। अभी तो अपोजिशन ये कह भी रही है कि हम इसके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो अभी तो कंफर्म नहीं है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से तो फ़िलहाल इंतखाबात के इल्तवा की कोई जो है ना वो ख़बर नहीं आई है। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। जी जी। तो सुप्रीम कोर्ट आजकल में कोई फैसला कर देगी। अच्छा, तो यानी आप लोग तैयार हैं, और इसमें जो प्ली ली गई है कि वो इस वजह से जो पिटीशन है वो ये है कि जो कुछ इलाके हैं जैसे हिली एरियाज़ है वहाँ पे बर्फ़बारी होती है, तो इस वजह से मुश्किलात होंगी। तो मेरे ख़्याल में मार्च में तो इतनी बर्फ़बारी नहीं होती है। सही कहते हैं आप, मार्च में इतनी बर्फ़बारी नहीं होती ही नहीं है मार्च में तो। लेकिन बाज़ इलाके ऐसे हैं स्नो बाउंड एरियाज़ जो वाकई बंद होते हैं, जैसे हमारी कलाम का इलाका है। जी जी। इसी तरह हमारा नारान कागान का इलाका है। ये मार्च में भी बड़ी मुश्किल से मतलब सड़कें शायद खुल जाती हैं, लेकिन आगे प्रेफरीज में लोगों का घरों से निकलना और पोलिंग स्टेशन तक जाना और सामान पहुंचाना और ये
जो इलेक्शन का अमला है उसका पहुंचना, बाज़ इलाकों में उनको दिक्कत ज़रूर होगी। अच्छा मुश्ताक गनी साहब, अब ये बल्दियाती इंतखाबात की बात ही हो रही है, तो जो पहला मरहला हुआ उसमें पीटीआई को शिकस्त हुई, तो ये क्यों हुआ? मतलब आप लोग तो कह रहे थे कि खैबर पख्तूनख्वा हमारा है। देखें, उसमें जो पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई है और कई चीज़ें इन्वेस्टिगेशन के बगैर भी हमें पता है कि उसमें पीटीआई ने पीटीआई को हराया है। अच्छा। हमारे वर्कर्स जो थे वो आपस में इलेक्शन में लगे, कोई टिकटों की तकसीम बड़ी गलत हुई, कोई पार्लियामेंट्री बोर्ड तश्कील नहीं हुआ और किसी का कोई इंटरव्यू नहीं हुआ, तो उसमें गलतियों की वजह से हमने मार खाई है। अब उन गलतियों का इआदा इन 18 ज़िलों में नहीं होगा। इमरान खान साहब ख़ुद भी मॉनिटर कर रहे हैं और महमूद खान साहब भी वक्तन फ़क्तन मीटिंग्स कर रहे हैं अपने MPs से, अपने बाकी पार्टी लीडरान से। जिधर लोगों में ग्रुपिंग थी, नाराज़गियाँ थी, वो आलमोस्ट ख़त्म कर दी गई हैं, सबको क्लोज़ कर दिया गया है। और हर जगह पे अब जो वर्कर्स हैं इस वक्त, उनको जो खान साहब ने मैसेज दिया है वो उस पर पूरी तरह अमल कर रहे हैं कि अगर हमें टिकट ना मिला किसी वर्कर को, तो वो दूसरे के ख़िलाफ़, उसने पहले ही कह दिया कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। अप्लाई हर एक कर सकता है, जितने भी वर्कर अप्लाई करना चाहें, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि जो कैंडिडेट जिसके पास बल्ले का निशान हो, और ये फ़ैसला भी खान साहब ख़ुद करेंगे, तहसील के जितने टिकट्स होंगे उन्होंने कहा कि मैं ख़ुद फ़ैसला करूँगा। हर ज़िले की जो MPs, MNAs या पार्टी के जो ओहदेदारान एक्स थे या अब के हैं, उन्हें ये कहा गया कि आप 3-3 नाम भेज दें, तो वो 3 नाम भेजेंगे और फाइनल ऊपर से होगा। तो बस जिसको भी वो फाइनल करेंगे इंशाल्लाह हमारे वर्कर, हमारे लोग उनको वोट देंगे। वैसे ये जो है ना एक बड़ी बहस है, आपका अपना एक वर्जन है, आपका मौक़िफ़ है, वो ठीक है लेकिन अपनी जगह पे। लेकिन जो आप लोगों की अपनी जो पार्टी के लोग हैं, जैसे आपने कहा कि ये पीटीआई इस वजह से हारी कि पीटीआई का ख़ुद अपने लोगों से मुकाबला था। जी बिल्कुल। तो जो जैसे पेशावर में हमने वो रिजवान बंगश मेयर के उम्मीदवार थे, तो उसके लिए तो शाह फरमान साहब ऑन द रिकॉर्ड कह चुके हैं कि हमने जो है ना वो बाकायदा एक उसके लिए बोर्ड बनी थी और 9 बंदों ने रिजवान बंगश के हक़ में फ़ैसला दिया कि इनको टिकट दिया जाए, एक को जो है ना वो उसने मुखालफत की। तो आप ये बता रहे हैं, जबकि जो जिसकी वजह से मतलब लोग कह रहे हैं कि आप लोग हारे हैं, वो मैं आपको अगले सवाल में बताऊंगा। देखिए, एक बोर्ड ने फ़ैसला कर दिया जी, लेकिन नीचे भी कई पार्टी के लीडरान मौजूद थे जो शायद टिकट के उम्मीदवार थे और वो समझते हैं कि हमारी हक तलफ़ी हुई है, और वो फिर नेगेटिव साइड पे उनके लोग चले हैं। वो ख़ुद तो शायद नहीं चले, लेकिन लोग जो है वो चले हैं, दूसरी तरफ गए हैं। तो लेकिन मैं एक पेशावर की बात नहीं कर रहा, हम तो मजबूरी बात कर रहे हैं। जो हमारे पहले जितने अज़ला में इलेक्शन हुआ था उसमें हमारी कोई ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस नहीं थी, और ना परफॉर्मेंस होने की वजह हर जगह पे टिकटों का ही मसला था, टिकट सही नहीं हुए थे, या वर्कर्स में जो इख्तलाफात थे उनको दूर करने की कोशिश नहीं की गई। ईजी लिया गया, ये समझ लिया गया कि अब बस इलेक्शन जीत जाएंगे, तो वो उसकी बार पड़ी है हमें। लेकिन अब हमने इलेक्शन को ईजी नहीं लिया हुआ, और हमारे इन 18 ज़िलों की आपके सामने परफॉर्मेंस आ जाएगी अल्लाह की मेहरबानी से। आप देखेंगे कि इंशाल्लाह हम इसमें क्लीन स्वीप करेंगे। तो आप अच्छा, अब मैं जो है ना दूसरे सवाल की तरफ आऊँगा। तो जो अमूमी तासुर है वो ये है कि आप लोग इस वजह से हारे हैं क्योंकि जो मुल्क की उमूमी हालात है कि जो महंगाई है, रोज़ान पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, लोगों की क़ुव्वत ख़रीद जो है ना ख़त्म हो रही है, डॉलर जो है ना कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। तो आप समझते नहीं हैं कि ये उसमें एक बड़ा रीज़न था? किसी हद तक आप इस फैक्टर को भी गिन सकते हैं। वो तो जो भी हुकूमत होती, इमरान खान साहब ना होते, जरदारी की हुकूमत होती, नवाज़ शरीफ साहब की होती, तो ये जैसे बैलकवामी सिचुएशन है, ये जो पेंडेमिक हुआ कोविड का, और पूरी दुनिया, आप अमेरिका को देख लें, जर्मनी को, बेल्जियम को, कनाडा को, यूके को, हर जगह महंगाई का तूफ़ान आ गया। बिकॉज़ के पूरा साल ये सारे मुल्क बंद रहे, और अब एकदम से जब खुले तो डिमांड एंड सप्लाई का इशू पैदा हो गया। डिमांड ज़्यादा थी, सप्लाई कम थी। पेट्रोल भी इस तरह डिमांड बढ़ गई और पीछे से उसकी सप्लाई कम थी।
कि लोगों ने उस टाइम में रिफाइनरीज ही बंद कर दी थी। जी। $30 पर बैरल उस वक्त तेल की प्राइस चली गई थी और कोई मुल्क ख़रीद नहीं रहा था उससे, कि किसी मुल्क के पास, जैसे हमारा मुल्क है, हमारे पास इतनी स्टोरेज ही नहीं है कि हम इतना तेल स्टोर किधर करें लेके, और बाज़ मुल्कों ने लिया, चाइना जैसा, वो ख़रीदते रहे। तो अब मार्केट में जब वो तेल आया तो महंगा हो गया। अब 80 या $85 पर बैरल तेल लेके अब गवर्नमेंट के पास तो इतने पैसे नहीं है कि सब्सिडी दे के पेट्रोल को 100 रुपये या 80 रुपये या 90 रुपये पे लेके आए। तो ये पूरी दुनिया में पेट्रोल भी महंगा हुआ और हर चीज़, और हम तो एडिबल ऑयल भी बाहर से मंगवाते हैं, वो भी महंगा हो गया। लेकिन अभी हम बेहतरी के लिए तरफ जा रहे हैं। उस वक्त भी आपने देखा था कि हम बाकी मुल्कों से बेहतर, हमने स्मार्ट लॉकडाउन किया था, वो उस तरह का नहीं किया था, तो हमारे लोग इतने सफ़र नहीं हुए। अब ये अपोजिशन, हम तो नेशनल इंटरेस्ट पे बात करने वाले लोग ही नहीं हैं। अब ये अपोजिशन नेशनल इंटरेस्ट पे बात नहीं कर रही। वो एक महंगाई का उन्होंने इतना शोर डाला हुआ है, गो के महंगाई है, ये मैं नहीं कह रहा कि महंगाई नहीं है, और ये पूरी दुनिया में है, लेकिन इन्होंने इतना ज़्यादा, चूँकि सारी पार्टियाँ हमारे ख़िलाफ़ है, वो तो सब ही एक पेज पे हैं और हम अकेले एक पेज के ऊपर है। नहीं, वो महंगाई तो उतनी ही है ना जितनी वो अपोजिशन कर रहे हैं, वो तो कम कर रहे हैं मेरे ख्याल में। नहीं, अब आप देखिए महंगाई उनके दौर में भी रही है, किस दौर में महंगाई नहीं हुई? हर दौर में जलसे जुलूस महंगाई के ख़िलाफ़ होते रहे हैं। आज भी वही सूरत हाल है। आज थोड़ी ज़्यादा इसलिए हुई कि ये पेंडेमिक की वजह से, और फिर इनके जो कर्ज़े हैं $100 अरब, उसके ऊपर जो हम दे रहे हैं इंटरेस्ट और पैसे, $4,500 $4,500 रुपीज़ आपकी, तो वो तो अभी आप लोगों सालाना ने इनकम है, और $3,000 रुपीज़ तो आप इस पे दे देते हैं कर्ज और सूद के ऊपर, और $1,500 तो कर्जे रुकी तो नहीं है ना, कर्जे तो आप लोग की हुकूमत भी ले रही है, तो उसमें सूद तो बढ़ रहा है। नहीं, उतने नहीं ले रही जितना उन्होंने लिया, लेकिन हम जो काम कर रहे हैं, देखें महंगाई ज़रूर हुई, इसके साइड पे जो सोशल सेक्टर में काम हुआ उसकी तरफ कोई जाता ही नहीं है। हर पाकिस्तान के दोनों सूबों जहाँ PTI की हुकूमत है, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा, आप मेरे समेत सब की जेब में 10 लाख रुपया पड़ा है सेहत इंसाफ का। वजह यह है, देखें, खाना भी बेहद ज़रूरी है, लेकिन बीमारी के वक्त जिन घरों में जो आफत आ जाती है जी, उनके पास इलाज के पैसे नहीं होते। अब गरीब से गरीब आदमी भी पाकिस्तान के टॉप क्लास अस्पतालों में जा सकता है, इस हुकूमत की वजह से, इमरान खान की वजह से। फिर ये फूड बास्केट प्रोग्राम जो भी शुरू हुआ है, इंसाफ फूड प्रोग्राम, उसमें देखें 3,000 की चीज़ लें और 1,000 आपको रिबेट मिलेगा। जो पुअर लोग हैं उनके लिए ये भी एक चीज़ आ गई है। फिर 12,000 रुपया गरीब लोगों को पर मंथ वो भी मिल रहा है एहसास प्रोग्राम के अंदर। एजुकेशन स्कॉलरशिप आ गया गरीब बच्चों के लिए, ज़राअत के कार्ड आ गए हैं। तो ये सारी चीज़ें निचले तबके को अपने पाँव पे खड़ा करने के लिए या इस महंगाई की अफरीत से निकालने के लिए ये सारे इक़दामात इसी हुकूमत ने किए हैं। अच्छा, ये मैं फिर जो है ना बल्दियाती इंतखाबात, चूँकि ये अभी मरहला चल रहा है, तो उस पर एक और सवाल भी है कि जैसे आपने कहा कि वो टिकटों की तकसीम गलत हुई, तो अगर ये पिछले जब से आप लोगों की यहाँ पे हुकूमत आई है, तो आप लोगों ने मेरे ख्याल में 3 इलेक्शन लड़े हैं, 2013 फिर और 15 का बल्दियाती इंतखाबात, फिर 2018 के आम इंतखाबात। तो इन तीनों में तो आप लोग बिल्कुल स्वीप करते आए हैं, तो उस वक्त ये टिकट गलत नहीं दिए गए थे? यही लोग थे, यही फैमिलीज थी? नहीं, पहले प्रॉपर प्रोसीजर्स अडॉप्ट किए गए थे पूरे सूबे के लिए। इस दफ़ा पहले मरहले में वो अनफॉर्चुनेटली अडॉप्ट नहीं किया गया, और हर जगह के MPs MNAs को इख्तियार दे दिया गया, जहाँ पे कि उन्होंने सही फैसले किए कि उन्होंने नहीं फैसले कर सके। तो सिर्फ MPs MNAs ही नहीं होते, बल्कि वहाँ के जो लोकल आपके बाकी पार्टी की लीडरशिप होती है, वो भी इसमें पार्टिसिपेट करती है डायलॉग्स में और उसमें। तो ऊपर से कोई ख़ास सख्ती थी नहीं। अभी सबको खान साहब का डर है कि भाई अगर गलती की हमने किसी चीज़ में तो हमारी पकड़ होगी, और खान साहब ने बिल्कुल कैटेगोरिकली ये कह दिया है कि जो भी पार्टी का बंदा पार्टी के निशान के ख़िलाफ़ खड़ा होगा या कोई कैंपेन करेगा, वो इस पार्टी से उसका फिर कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। अच्छा। और ये पहली दफ़ा हो रहा है। पहले इमरान खान का बड़ा वसी दिल है, वो माफ़ कर देते थे। इस दफ़ा मुझे माफ़ी की गुंजाइश नज़र नहीं आ रही। अच्छा, ये जो अभी ये इलेक्शन के जो है ना, वो उसका कोई हतमी ये सामने नहीं आ सका है, लेकिन आप लोगों की कुछ उम्मीदवार जो है वो डिस्क्वालीफाई हो गए हैं, मतलब वो
मुदाखलत कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन के जो अहकामात है उसको नहीं मान रहे हैं। जैसे अली अमीन का भाई जो है वो डेरा इस्माइल ख़ान में वो मेयर का कैंडिडेट था, वो डिस्क्वालीफाई हो गया है। फिर वो जो बनू में वज़ीर भी आप लोगों का शाह मोहम्मद, वो भी जो है ना उसको भी डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। तो ये क्यों जो है ना आप हुकूमत में रह के ये मतलब बड़ा इल्ज़ाम लग रहा है कि जी खुद ही जो है ना हुकूमत इन्वॉल्व है, वायलेशन करती है उनके लोग। देखिए, इलेक्शन कमीशन को शायद पीटीआई से ज़्यादा प्यार है। हमारी छोटी सी बात भी बहुत बड़ी हो जाती है और वायलेशन तो बाकी हमसे बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। किस पार्टी का एमपीए एमएनए अपने मेंबर्स जो भी कैंडिडेट है उसकी हमायत नहीं कर रहा या उसके लिए जलसे नहीं कर रहा, तो पकड़ सिर्फ पीटीआई वालों की हो रही है। तो मेरे ख्याल में जस्टिस होना चाहिए और हम लोगों को भी इतना खुल के सामने नहीं आना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर कोई आ जाता है तो वार्निंग शार्निंग दे के बंदा कर लेता है उसको। पहले भी ऐसे होता रहा है, माजी में भी। माजी में आपको हमेशा वायलेशन हुई हैं, हर इलेक्शन में वायलेशन हुई हैं, हर पार्टी। मैं तो ये कहता हूँ कि हमें इलेक्शन रूल्स के अंदर अमेंडमेंट लानी चाहिए कि जो भी हुकूमती पार्टी है वो भी तो एक पार्टी है, उसके कैंडिडेट्स हैं, उसके एमपीएज एमएनएज मिनिस्टर्स को इजाज़त होनी चाहिए कैंपेन करने की और सबको होनी चाहिए। सिर्फ एक चीज़ पे रिस्ट्रिक्शन हो कि आप कोई डेवलपमेंटल स्कीम अनाउंस नहीं कर सकते, लेकिन आप पार्टी का मंशूर बयान कर सकें, आप अपनी कारकर्दगी बयान कर सकें। इसमें हर्ज क्या है? अगर हम इलेक्शन जीत के बैठे हुए हैं तो हम कोई गुनाह कर बैठे हैं कि हम अपने कैंडिडेट की हमायत नहीं कर सकते? अब करते हैं सारे लोग ही, छुप छुप के करते हैं, सामने आके नहीं करते, होंगे करता तो हर एक है। तो छुप के करने के बजाय उसको इजाज़त दे कि सामने आके करे, ऐलान ना करे। मैं ब्रेक की तरफ जाऊंगा। नाजरीन, मुश्ताक अहमद गनी साहब के साथ खसूसी इंटरव्यू का सिलसिला जारी है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे तो कुछ और सवालात इनके सामने रखें। हमारे साथ रहें। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद। मुश्ताक गनी साहब, ब्रेक से पहले आप कह रहे थे कि इलेक्शन कमीशन का कुछ ज़्यादा ही जो है ना मोहब्बत है, प्यार है पीटीआई वालों के साथ। तो सर वो जो वायलेशन है वो उसकी भी ज़रा आप देखें ना कि वो जो शाद मोहम्मद साहब है, उन्होंने एक दिन पहले वो आके जो है ना उसने सारे पोलिंग स्टेशनों पे कब्ज़ा कर लिया, बक्से उठाए, जो इलेक्शन अमला था उनको ज़रतकोब किया। तो ये कोई मामूली जो है ना वायलेशन है? आप देखें इतनी जो है ना बदमाशी। जहाँ पे बदमाशी है या वायलेशन है, मैं उसकी कभी हिमायत नहीं करता। कोई ऐसा इकदाम है इलेक्शन कमीशन का तो वी अप्रिशिएट। मैं आपको बताऊं, इमरान खान साहब की हमें बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शन होती है कि आपने इलेक्शन में किसी किस्म का भी दबाव नहीं डालना। बल्कि एक हमारे डिस्ट्रिक्ट में पिछले 5 साल में बाय इलेक्शन था, ये सरदार मेहताब अब्बासी साहब की पोस्ट के ऊपर, वो गवर्नर बन गए तो वो सीट खाली होगी, तो वहाँ हमारे कैंडिडेट थे, तो खान साहब ने वहाँ जलसा किया। अच्छा। तो उन्होंने एक बड़े वाज़ेह अल्फाज कहे थे, उन्होंने कहा कि कोई भी धांधली करे, मैं ये कहता हूँ इंतज़ामिया से कि अगर पीटीआई के लोग धांधली करें तो पहले इनको पकड़े और फिर दूसरों को पकड़े, लेकिन मत धांधली होने दे, कोई दबाव ना हो। अब इंडिविजुअली 2013 की बात है, अभी नहीं है वो। इंडिविजुअली किसी जगह नहीं, अभी भी यही बात है। इंडिविजुअली किसी जगह कोई करता है तो गलत है, गलत ही होती है बार के बात। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हमें तो जगह जगह हमारे स्पीकर साहब को भी हाजिरी लगानी पड़ी इलेक्शन कमीशन में, और कितने लोगों को लगानी पड़ी असद कासिम साहब समेत। तो वार्निंग दे देनी चाहिए ताकि फिर उसके बाद लोग मुताद भी हो जाते हैं। इतना बड़ा स्टेप लेना ये मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है। अच्छा, मुश्ताक गनी साहब, आप ख़ुद एक सीनियर सियासतदान हैं, आप अच्छी तरह समझते हैं हमारे सूबे की सियासत को। हमने देखा है कि 2013 में जब आप लोग पहली मरतबा आए तो उससे पहले हमें बिल्कुल अंदाज़ा था कि एक हवा चल रही थी पीटीआई के। फिर 2018 में भी आप लोग जो है ना वो बड़ी अच्छी कामयाबी यहाँ पे हासिल की। तो ये जो अभी पहले मरहले में जो इलेक्शन हुआ, तो क्या आप समझ रहे हैं कि वो हवा जो है वो तब्दील हो गई है और अब एक और हवा चल पड़ी है? देखिए, बात यह है कि जैसे मैंने आपको कहा कि पहले
अभी भी मैं आपको ये एक बात मैं आपको बताता हूँ, मैंने कल भी एक जगह ये बात की। मैंने कहा जब कोई भी वोट देने जाएगा अब ना, उसकी जेब में आईडी कार्ड तो होगा ही होगा, और उस आईडी कार्ड में 10 लाख रुपया इमरान खान ने डाला है। तो कई लोग खुशी से तहरीक इंसाफ को वोट देंगे, कई शर्मिंदगी से दे देंगे कि यार मैं ख़िलाफ़ हूँ पीटीआई के, लेकिन इलाज तो मेरा भी 10 लाख का मेरी जेब में पड़ा हुआ है। हवा जब इलेक्शन करीब आता है तो तब हवाएं चलती हैं। जनरल इलेक्शन, ये बल्दियाती इलेक्शन होता है ना, ये कोई किसी पार्टी को टेस्ट करने का मायार नहीं होता। ये लोकल इलेक्शन में लोकल बरादरी सिस्टम, जनबा सिस्टम, बहुत से अवामल इसमें शामिल हो जाते हैं। लेकिन जब पार्टी का, मैं ये करता हूँ कि पार्टी का जो जनरल इलेक्शन होता है जी जी, उसमें पार्टी लीडरशिप मैदान में सारी खड़ी होती है, बड़े बड़े जलसे हो रहे होते हैं, तो उसका उस वक़्त वेव चला करती है। अच्छा, इम्पैक्ट की जो बात है आपकी, वो बिल्कुल वो पड़ता है इम्पैक्ट, बिकॉज के ये तो मैं एक बात कर रहा हूँ कि इस इलेक्शन की केमिस्ट्री क्या है बल्दियाती इलेक्शन की, लेकिन जीत हार का इम्पैक्ट पार्टियों पे ज़रूर पड़ता है। अच्छा, तो ये जो मुल्की हालात हैं, जैसे अभी हमने जिक्र भी किया कि महंगाई है, ग्रानी है, और उसमें कोई कमी नज़र नहीं आ रही, और अब जो ख़ुसूसी तौर पर हम अगर मईशत की बात करें तो उसमें जो है ना पीटीआई हुकूमत बिल्कुल हमें नज़र आता है कि वो नाकाम रही है। कितने सारे आप लोगों ने फाइनेंस मिनिस्टर तब्दील किए, फिर भी जो है ना हालात नहीं बदल रहे हैं। तो आप समझते नहीं है कि एक बहुत बड़ा ये डिफरेंस पैदा करेगा पीटीआई जो है ना, इसकी वजह से बहुत अगले इलेक्शनों में मार खाएगी? देखिए, सारी बातों के बावजूद पाकिस्तान की मईशत बेहतरी की तरफ जा रही है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स आपके सामने हैं, और जो जीडीपी है वो आपने देख लिया, 5 पॉइंट पता नहीं कितना है ऊपर चला गया। इट मीन्स दैट कि हमारी मईशत ग्रो कर रही है। इन सब बातों के बावजूद कि महंगाई है हमारे मुल्क में भी और पूरी दुनिया के अंदर महंगाई है। हम दुनिया से कोई अलग नहीं हो सकते आज के ज़माने के अंदर, और लेकिन हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो मस्बत माशी पॉलिसियाँ पीटीआई ला रही है, जिसके अंदर एक तो ये भी है कि आपका टैक्स नेटवर्क बहुत ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है। अगर अभी जो 4,500 अरब रुपया हमारी सालाना आमदनी है, ये 6-7 हज़ार अरब 8,000 अरब तक पहुंच जाए तो आप यकीन माने कि पाकिस्तान खुशहाल हो जाएगा। तो मैं पैसा होगा तो आप लगाएंगे, मैं पैसा ही नहीं। आपके मुल्क में 21-22 लाख लोग टोटल टैक्स देते हैं, जिसमें 15 लाख तो सरकारी मुलाजम है जिनका बड़ा थोड़ा सा टैक्स होता है, और हम जैसे 5-6 लाख लोग हैं जो टैक्स देते हैं। ये कम से कम 10-20 लाख 30-40 लाख लोग होने चाहिए। मैं बड़ी माजरत के साथ बात करूंगा मुश्ताक गनी साहब, आप लोगों की तकरीबन 4 साल तो पूरे हो रहे हैं इस हुकूमत को, अभी अगस्त में जो है ना इसकी 4 साल पूरे हो जाएंगे। तो आप मुझे ये बताएं कि अब आप कह रहे हैं कि हालात बेहतर हो रहे हैं, 4 साल में जो है ना मतलब आप लोग नहीं कर सके, और ये जो आप माशी पॉलिसियों की बात कर रहे हैं तो इसका तो हमें जो है ना वो इम्पैक्ट नीचे नज़र आना चाहिए ना। नीचे आप हमसे बेहतर जानते हैं, आप आवाम आपके पास आती हैं, आप लोगों में जाते हैं कि क्या जो है ना सूरत हाल है। आप चीनी की कीमतें देखें, आटे की कीमतें देखें, डॉलर जो है ना जिससे कनेक्ट है, पेट्रोल की कीमतें वो रोज़ बरोज़ बढ़ रही है। तो ये आप कैसे बेहतर होगा? ये तो देखिए, जिस बुरी हालत में हमें इक़्तिदार मिला था मरकज़ में, खान साहब को क्या शौक़ था कि वो बादशाहों की गाड़ियों के ड्राइवर बने। इस मुल्क की खातर उन्होंने उनकी गाड़ियाँ भी ड्राइव की, अच्छे तल्लुकात बढ़ाए उनके साथ, और वरना मुल्क डिफ़ाल्ट होने के करीब हो गया था। उस मरहले से उन्होंने मुल्क को बचाया। उसके बाद हम बड़े बेहतर जा रहे थे, और फिर ये पैंडेमिक आ गया, उसकी लपेट में सारी दुनिया के साथ हम भी आ गए। अब उससे भी निकल रहे हैं इंशाल्लाह। लेकिन आज भी आप देखें तो आपके पास आपकी फैसलाबाद में लेबर नहीं मिल रही हमारे सनतकारों को। इतने ज़्यादा बाहर से ऑर्डर उनके पास कपड़े के आ चुके हैं और आ रहे हैं। सियालकोट का बिज़नेस भी इसी तरह बहुत ज़्यादा फ्लरिश कर रहा है, स्पोर्ट्स का। इंटरनेशनली मैं बात कर रहा हूँ। अभी चीज़ें बेहतरी की तरफ गामज़न है। बात यह है कि हथेली पे सरसों नहीं उग सकती। अब 70 साल और लोगों ने हुकूमतें की हैं, और ये 3-3.5 सालों में हमसे कोई ये सवाल करे कि हम काया पलट देंगे और आसमान ज़मीन, ऐसा नहीं होता। उनकी जो पॉलिसियाँ चल रही थी उनको रोकना, कट करना भी एक मरहला होता है।
और आप जहाँ भी कोई चीज़ करते हैं आपको सोच समझ के आगे बढ़ना पड़ता है। तो वो चीज़ें सारी बतदरीज होती करते रहे हैं। और मैंने कितनी चीज़ें गिनी आपके सामने कि जो बिलो द पॉवर्टी लाइन लोग थे उनके लिए कितने बड़े काम इसी दौरे हुकूमत में हुए। और फिर पॉवर्टी लाइन से अबव पंजाब और हमारे सूबे के हर शख्स के लिए 10 लाख का इलाज फ्री कर दिया गया। वो ठीक है, ये मामूली चीज़ें नहीं है। ये इसको हम मानते हैं, बिल्कुल इसमें शक नहीं है। ये एक बहुत बड़ा आप लोगों का जो है ना एक प्रोजेक्ट है। ये जो आप बता रहे हैं कि जी अब जैसे लोग एक्सपेक्ट रहे हमसे कि हम काया पलट कर देंगे, तो खान साहब तो यही बातें करते थे, ये तो उससे भी बढ़कर बातें करते थे। वो तो बिल्कुल मुल्क की तकदीर तब्दीलने की बातें करते थे, वो हमें याद है ना। तो आप समझते नहीं हैं कि जो इतने बड़े बड़े दावे थे वो खान साहब जो है ना उसको पूरा नहीं कर सके। जो नॉर्मल यानी अगर इसमें अगर खान साहब की जगह कोई और होते, नवाज शरीफ होते या जरदारी पीपल्स पार्टी होती, तो उससे मेरे ख्याल में यानी हमें पता है कि हालात ख़राब है, लेकिन खान साहब तो वो नॉर्मल तब्दीली भी नहीं ला सके ना। आप मुझे इल्म नहीं है कि नॉर्मल तब्दीली किसको कहते हैं। नॉर्मल तब्दीली तो देखिए, मैं बात सिंपली मैं यही कहूँगा मादरत के साथ कि अब आप 4 साल में यानी महंगाई जो है 3 साल पहले इतनी नहीं थी, चौथे साल में तो इतनी हो गई है, तो कम से कम ये चौथे साल में ये नहीं कम होनी चाहिए थी, चौथे साल में इतनी बढ़ गई है। ये नॉर्मल तब्दीली मैं कह रहा हूँ। 4 साल पहले इतना संगीन पेंडेमिक्स भी नहीं था और ये सारी बाद में चीज़ें हुई और हमारी टाइम के अंदर हुई। अपनी एफ़र्ट्स बेहतरीन एफ़र्ट्स की जा रही हैं और बिल्कुल हमें लोगों को उम्मीद दिलानी चाहिए, मायूस नहीं करना चाहिए। और हमें भी ये उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला करप्शन ख़त्म कर दी गई है, गवर्नेंस को दिन ब दिन बेहतर किया जा रहा है, मेरिट सिस्टम मुल्क के अंदर आ चुका है, पुलिस का कांस्टेबल तक भी NTS टेस्ट पास करता है तो भर्ती होता है। तो ये मैंने अर्ज़ किया ना कि ये चीज़ें थोड़ा टाइम मांगती हैं। अब टाइम का ये नहीं मतलब कि 5 साल, अब 70 सालों की चीज़ें भी आप 5 साल में ठीक नहीं कर सकते 100%। और यही कौम जो आप आज कहते हैं कि महंगाई का कर रही है, यही अगले 5 साल के लिए भी इमरान खान को लाएगी। आप देखें, इनको पता है कि नवाज शरीफ और ये जो है अपना जरदारी साहब, इन्होंने कहा था कि हम जरदारी को सड़कों पे घसीटेंगे, आज वो खाने की टेबल पे घसीट रहे हैं जरदारी साहब। उस पे मैं आऊँगा, तो उस पे बात करूँ। लेकिन इमरान खान अकेला फाइट कर रहा है। कंटेनर पे भी वही बातें की हैं, आज भी वही बातें कर रहा है। हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। मुश्किलात हमें आई हैं बहुत ज़्यादा और अभी भी हैं। अच्छा। लेकिन हम इससे निकलेंगे इंशाअल्लाह ताला। और इस कौम को हम जो उम्मीद दिलाई हुई है इमरान खान ने, वो उम्मीद इमरान खान इंशाअल्लाह ज़रूर पूरी करेंगे। अच्छा, ये जो आप लोगों की हुकूमत का जो एक ब्रांड था वो करप्शन के ख़िलाफ़ जिहाद या करप्शन का ख़ात्मा वो था, जो आज तक खान साहब कहते हैं। लेकिन जो हालिया ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई है तो उसके मुताबिक तो करप्शन का जो दर्जा है वो तकरीबन वो 18 या 14% 500,000 आदमी से पूछ के आप किस तरह इन चीज़ों को एनालाइज कर सकते हैं। वो कितने लोगों से पूछते हैं, इतने 500 या 1000 या 2000 से पूछ लेते हैं पूरे मुल्क के अंदर। इसको ये सर्वे कहते हैं। वी डोंट बिलीव ऑन दिस टाइप ऑफ सर्वे। मैं नहीं कहता कि हम इस वक्त बड़ी अच्छी पोजीशन में हैं, हमें मेहनत करना होगी और ये जो परसेप्शंस हमारे ख़िलाफ़ बने हुए हैं इनको हमें ख़त्म करना होगा, जो अनफॉर्चुनेटली हम अभी ख़त्म नहीं कर पा रहे। वरना ये हमारी जितनी लीडरशिप है नीचे वाली, या हमारे जो वो हैं अपने जो टीवी पे हमारे ज़्यादा लोग आते हैं, उनको ये बातें बतानी चाहिए लोगों को कि ये हालात जो हैं इसकी वजूहात क्या हैं और मुतबादल इसके हम क्या कर रहे हैं। हम आटा चीनी कितने की गरीब लोगों को दे रहे हैं, हम ऑयल गरीब लोगों को अपने स्टोरों से कितने का दिलवा रहे हैं, हम 12,000 कितने करोड़ लोगों को दे रहे हैं। ये सारी चीज़ें या ये हेल्थ कार्ड ये हमें बताना चाहिए। और लोगों की आज भी ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन इमरान खान है। कभी भी जरदारी या नवाज शरीफ लोगों की फर्स्ट ऑप्शन अब इस मुल्क में नहीं हो सकती। आपकी सूबा जो आप लोगों का जो आप दावा करते थे वो तो खैबर पख्तूनख्वा सूबा है ना, जिसकी आप कहते हैं, खान साहब भी कहते हैं कि हमारा जो सपोर्ट बेस है
वो पख्तूनख्वा है। तो पख्तूनख्वा में जो बल्दियाती इंतखाबात में हुआ, आप कैसे, फर्स्ट ऑप्शन इमरान खान है आप? अगर यहाँ पे ये गलती ना करते, जो गलतियाँ इन्होंने की हैं, तो आप देखते कि रिज़ल्ट क्या होते। अब उन गलतियों को हम नहीं करेंगे मालाकंड और हज़ारा में, तो आप देख लेंगे रिज़ल्ट। अच्छा ठीक है, ये तो अभी सामने आएगा। ये जो अभी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की मैंने बात की, तो देखिए वो मुश्ताक गनी साहब वो कोई पाकिस्तानी इदारा तो नहीं है, वो तो यही ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्टें जो है ना, वो खान साहब खुद इसके हवाले देते आए हैं जब वो अपोजिशन में थे। तो अभी आज जब वो आप लोगों के ख़िलाफ़ वो रिपोर्ट आई है तो आप उनको नहीं मान रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल जैसे वो जो है ना बिल्कुल हकीकत से इनकार करने वाली बात है। मैंने जो आपसे बात की, आप मुझसे ये इत्तेफाक करेंगे कि आप 22 करोड़ लोगों के मुल्क में 1000-1500 लोगों की राय को मुसल्लत नहीं कर सकते। वो उसी बुनियाद पे होता है ना, ये जो है ना, ये उसकी बुनियाद वसी करनी चाहिए। परसेंटेज सर्वे तो इसी तरह ही होते हैं ना मुश्ताक गनी साहब। इन सर्वों की क्या अहमियत है फिर, जो इस तरह के अगर चंद अच्छा, तो आप सिलेक्टेड कहते लोगों हैं से कि करें। कोई करप्शन नहीं हो रही है? मैं कहता हूँ कि उस तरह की करप्शन नहीं हो रही, कोई छुप के कर रहा हो तो हम नहीं कह सकते, लेकिन करप्शन के ऊपर खान साहब का विजन बिल्कुल क्लियर है। वो किसी को माफ़ करने को ज़रा भर तैयार ही नहीं है। और देखें ना, इल्ज़ामात आए उनके करीबी साथियों के ऊपर, उन्होंने उनको आउट कर दिया। आउट तो कर दिया, लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाइयाँ तो आपकी अदालतों करें ना, ये तो अदालतों ने करनी है कार्रवाइयाँ। अदालतों ने तो यही कार्रवाइयाँ की है कि नवाज शरीफ को भी मुल्क से बाहर भेजा हुआ है। अब अदालतें क्या करें, बीबी मरियम को भी औरत होने का शरीफ को तो अदालत ने बिल्कुल नहीं भेजा है, वो तो हुकूमत ने भेजा है। हुकूमत ने जस्ट एग्री किया था, मेडिकल ग्राउंड्स पे गया है ना। हुकूमत ने जस्ट एग्री किया था और साथ कहा था कि इतने बिलियन का बांड फिल करके दें, जिसको इतने बिलियन के बांड के बजाय 50 रुपए के स्टाम्प पेपर के ऊपर भेज दिया गया। और उसकी ज़मानती जो है वो ये शहबाज शरीफ अभी मुल्क के अंदर हैं। अल्लाह करे अदालत उनको बुला ले कि भाई आपका मुजरम किधर गया, इलाज के लिए गए थे तो आज तक एक इंजेक्शन भी नहीं लगाया उन्होंने वहाँ पे, और अभी वो कहते हैं ख्वाब में भी मैं डरता हूँ और फलाम। ये कितना मजाक इस मुल्क के साथ हो रहा है, ये मुझे बताएं। और ये लोग कहते हैं हम इलेक्शन लड़ेंगे और हमारी लोगों को सोचना चाहिए, लोगों को सोचना चाहिए कि हमारा सबका मुल्क है। जिन लोगों ने इस मुल्क को इस हाल तक पहुँचाया है जहाँ पे आज हम खड़े हैं, तो अगर फिर उनको मौका देते हैं तो दे दें, फिर मुल्क इमरान खान आराम से बैठ जाएगा अपने शौकत खाना में या बनी गाला में। इमरान खान तो इस मुल्क के अवाम के लिए लड़ रहा है। वो तो एक टाइम पे बेडफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर भी था। वो तो अगर टीवी पे जाके वो करे, कमेंट्स करे, तो उसको वहाँ भी करोड़ों रुपए डॉलर मिलते हैं। लेकिन देखें ना आप, एक शख्स की 22-23 साल हिस्ट्री कि उसने हर चीज़ के ऊपर इस मुल्क के अवाम को तरजीह दी है, और फिर अल्लाह ने उनको मौका भी दे दिया। ये मौका तो अल्लाह ने दिया। कुछ सोच सकता था कि 2 पार्टी सिस्टम से हम बाहर निकलेंगे, लेकिन उस मौके से फ़ायदा नहीं उठाया। भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं उस मौके से। पाकिस्तान का वक़ार आलमी दुनिया में बुलंद हुआ है। मुस्लिम उम्मत का लीडर बन के इमरान खान सामने आ गए हैं। कलमा हक वो यूनाइटेड नेशन के अंदर बुलंद कर रहे हैं। आज बड़े बड़े मुल्कों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैसियत को तस्लीम कर लिया है कि उनके बारे में बात करना जो है वो कानून की ख़िलाफ़ वर्जी होगी। अमेरिका में ये बात होगी और 2-3 मुल्कों में होगी। इसका मुजद कौन है? इमरान खान है। और अभी भी आप दुनिया में देखें कि इमरान खान की जो इज़्ज़त है, जो रिस्पेक्ट है, किस वजह से? कि इज़ ऑनेस्ट मैन और ये एक ट्रू स्टेट्समैन है। और बाकी ये हालात वाक़यात मुल्कों की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। हम पाकिस्तानी थोड़े से एग्रेसिव लोग हैं, हम एकदम चीज़ को दूसरी तरफ ले जाते हैं। तुर्की में कितने बुरे हालात आए हैं, लेकिन तुर्की फिर पाँव पे खड़ा हुआ। हर कई ऐसे ममालिक हैं जिनमें हुआ। तो मैं ये तवक्को रखता हूँ अल्लाह के फजल से कि वो वक्त आएगा, जल्द आएगा, कि पाकिस्तान वापस अपने जो एक ख्वाब था पाकिस्तान का, जो ख्वाब ओझल हो गया, अच्छा, वो ख्वाब इंशाल्लाह ज़रूर शर्मिंदा ताबीर होगा। मैं ब्रेक की तरफ जाऊंगा। नाजरीन, मुश्ताक गनी साहब के साथ खसूसी इंटरव्यू का सिलसिला जारी है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे तो कुछ और सवालात इनके सामने रखेंगे। हमारे साथ रहें। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद। मुश्ताक गनी साहब, आप
अपने मौक़िफ़ पे अड़े हुए हैं। मैं कह रहा हूँ कि आप ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट भी नहीं मान रहे हैं, आप महंगाई को भी जो है ना हुकूमत की ज़िम्मेदारी नहीं करार दे रहे हैं कि जो हुए है। तो अब मैं इसमें आपसे क्या बात कर सकता हूँ, आप तो कोई बात ही नहीं मान रहे हैं। नहीं, मैं तो बड़ी रियलिस्टिक बातें कर रहा हूँ। अच्छा, मैं तो महंगाई को मान रहा हूँ, मैंने कब इनकार किया है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि महंगाई की वजह हमारी हुकूमत नहीं है, इसकी वजह पेंडेमिक है और इंटरनेशनल जो ऑल ओवर द वर्ल्ड सिचुएशन जा रही है ऑयल की, और ऑयल की मसनूआत की, और एडिबल ऑयल की, और बाकी इन चीज़ों की, वो रिफ्लेक्शन सारी दुनिया पे है और हम पे भी है। तो मैं तो इससे इनकार नहीं करता। अच्छा, ये जो अभी हाल ही में आपने थोड़ी देर पहले वो अपोजिशन जमातों के बारे में बात भी की, तो फिर से जो है वो कुछ दिनों में वो इकट्ठी हुए हैं, वो जो पीडीएम को दोबारा रिवाइव कर रहे हैं, तो ऐसा तासुर दे रहे हैं कि जैसे इमरान खान साहब की गिन जो है ना वो गिने जा चुके हैं। आप क्या कहते हैं? ये तो पहले दिन से इमरान खान के दिन गिन रहे हैं, और गिन गिन के पहले सीधी गिनती गिनी, अब उल्टी गिनती गिन रहे हैं, और इसके बाद कोई पाड़ा पड़ना शुरू हो जाएंगे। लोग इनके बहकावे में नहीं आने वाले, इनके अंदर कोई चीज़ है। नहीं, ये जो आप बात कर रहे हैं ना, मैं सॉरी फॉर इंटरप्शन, ये बात आपकी ठीक है कि एक किसी ज़माने में ये था, लेकिन जो हालात मुल्क के बन गए हैं तो अब वो आप लोगों की बात को नहीं मान रहे हैं, वो अब खान साहब की बात जो है ना उसको सीरियस नहीं ले रहे हैं लोग, नहीं, क्योंकि आप कुछ कर नहीं सके ना। नहीं, हम करेंगे, लेकिन इन हालात के अंदर ये क्या करते, ये अगर होते तो ये तो और तबाही की तरफ लेके चले जाते। ये देखें, अगर लोग इतना बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हुए होते तो अभी सड़कें भरी हुई होती इमरान खान के ख़िलाफ़। आप अब तक कोई बाहर नहीं निकला। उनको उम्मीद है कि अगर मुल्क को ठीक करेगा तो इमरान खान ही कर सकता है, और यही ठीक करेगा, ये कर ही नहीं सकते ये ठीक। और उनके अंदर कोई अगर चीज़ है, कोई ताकत है, कोई तवानाई है, लोग हैं, तो आए ना, अदम एतमाद ले आएँ, जलसा करें, जो मर्जिया करें। हुकूमत ने तो नहीं रोका इनको, किसी ने नहीं रोका हुआ, सिर्फ बातें करके वक्त गुजार रहे हैं, अपने आप को इन रखा हुआ है पॉलिटिक्स के अंदर, ताकि इस बहाने से वो इन रहे हैं, बस ये बातें करते रहे, करते करते इलेक्शन आ जाएगा। वैसे ये जो बात है ये तो मैं बिल्कुल आपसे आपकी मैं मानता हूँ कि जो है ना इंतहाई नालायक किस्म की अपोजिशन है, जिस इनके ऊपर बड़े इल्ज़ाम भी लग रहे हैं कि ये इनके अपने एजेंडे हैं, ये यकसुई इनमें नहीं है। ये बात तो ठीक है, लेकिन अगर ये अब जैसे लॉन्ग मार्च के उन्होंने ऐलानात किए हैं, 1 फरवरी में पीपल्स पार्टी ने किया है, फिर मार्च के महीने में जो है वो बाकी पीडीएम की जमातें, नून ग्रुप और मौलाना साहब और शेरपाव साहब की जमात जो है उन्होंने की है, तो आप समझते नहीं हैं कि इससे जो है ना एक प्रेशर रहेगा हुकूमत के ऊपर? ये अगले साल 2023 में जब तक इलेक्शन का ऐलान नहीं होता और केयर टेकर सेटअप नहीं आता, ये उस वक्त तक अपने आप को इन रखेंगे। अच्छा, किसी ना किसी बहाने से कोई कराची में धरना लगा के बैठ जाएगा, कोई किसी और जगह, ताकि इन रहें। कोई ना कोई इशू सामने तो रख ही लेता है इंसान, लेकिन इनके अंदर देयर इज़ नो यूनिटी। पहले ये सब ने नमाज नियत ली थी फजल रहमान साहब के पीछे, अब उनको ऐसे बाल की तरह जैसे मक्खन से बाल निकालता है बाहर निकाल दिया। और अब वो जो कहते थे कि हम ज़रदारी को घसीटेंगे और ये करेंगे, वो ज़बरदस्त उन्होंने बैठ के खाना खाया। और ये इनका कैरेक्टर है, ये अच्छा। इनकी सियासत है, जो उन्होंने माजी में एक दूसरे के खिलाफ बातें की हुई हैं और अब इकट्ठे, और बातें भी बड़ी संगीन। और इनके खिलाफ जो केस थे पुराने, वो सारे इन्हीं के दौरों में किए हुए थे। हमारे दौर में तो कुछ पनामा के बाद चीज़ें सामने आई, जो भी हुआ, फिर भी जो हमारे साथ हो रहा है अदालतों की तरफ से, वो आपके सामने है। तो आप समझते हैं कि हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं है? मैं समझता हूँ कोई ख़तरा नहीं है, अभी भी कोई ख़तरा नहीं है, और 2023 के बाद भी कोई ख़तरा नहीं है। इंशाल्लाह इमरान खान भारी अक्सरियत से आएगा और पंजाब में भी आएगा। ये अभी तो हम 2-2, 4-4, 8-8 वोटों के ऊपर मरकज़ में या पंजाब में, आइंदा ऐसी सूरत हाल नहीं होगी। तो अब मैं मुश्ताक गनी साहब, मैं फिर माजरत के साथ ये बात करूँगा कि आप जो बात कर रहे हैं इसको मैं कैसे इस पर बिलीव करूँ? आप बल्दियाती इंतखाबात आप लोग हार गए हैं केपी में, ज़िमनी इंतखाबात जितने भी हुए पंजाब में हुए, यहाँ पे हुए, वो आप लोग हार गए हैं।
तो कैसे मैं बिलीव करूं कि आप जो है ना 2023 में भी आप लोगों की हुकूमत आएगी? ये जो इलेक्शन हम हारते हैं, ज़िमनी इलेक्शन हारते हैं, या ये हमारी ऑनेस्टी को प्रूव कर रहा है। ये हमारी इस बात को प्रूव कर रहा है कि हम माजी की हुकूमतों की तरह सरकारी मिशनरी को इन्वॉल्व नहीं करते। अच्छा। वरना डीसी के लिए क्या मुश्किल है एक एमपीएस की सीट जितवाना, लेकिन हम टोटली इम्पार्शल इलेक्शन के हामी हैं और इसी तरह ही रहेगा। हमने जो वर्क करना है इस मुल्क के अवाम के ऊपर करना है, और इंशाअल्लाह ताला वो वर्क जारी है, और वो हालात बदलने वाले हैं। ये हालात नहीं रहने सारी उम्र। एक 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 स्पेल है मुश्किलात का, पे दर पे जो हमें आई वो ओवरकम होने वाला है इंशाअल्लाह ताला। आई एम एक्सपेक्टिंग एंड आई बिलीव कि ये महंगाई भी नीचे आएगी और हमारे लोग खुश होंगे, इसी हुकूमत के साथ खुश होंगे, क्योंकि इसी हुकूमत ने उनको उम्मीद दिलाई थी और यही हुकूमत उनकी उम्मीद भी पूरी करेगी। इस बात को खान साहब बड़ी अच्छी तरह समझते हैं, और उम्मीद दिलाई और हमने ये चीज़ किया तो हम अगला इलेक्शन क्यों नहीं जीतेंगे, और हम इंशाल्लाह ये चीज़ें करके आपको बताएंगे। अच्छा मुश्ताक गनी साहब, अब कुछ और इश्यूज़ है उन पे भी थोड़ा सा बात करेंगे। ये जो अभी हाल ही में बलूचिस्तान में 3 बड़े बड़े वाक़यात हुए, हमारे सिक्योरिटी एहलकार जो है उन पे हमले किए गए। नोशकी में हमला हुआ, फिर वो पंजगूर में, उससे पहले केज में 10 हमारे सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो गए थे। तो ये फिर कुरम एजेंसी में 2 दिन पहले एक हमला हुआ। वो जो कुरम एजेंसी हमला हुआ उसके बाद फिर ISPR की तरफ से एक बयान भी आया जिसमें जो है ना ये कहा गया कि जो अफ़गान सरज़मीन से मतलब ये हमला हुआ है और ये हमारे ख़िलाफ़ जो है ना इस्तेमाल हो रही है। तो आप समझते नहीं हैं कि फिर से जो है ना एक ऐसा तासुर बन रहा है कि दहशतगर्दी जो है, दहशतगर्द फिर से मजबूत हो रहे हैं और फिर से दहशतगर्दी आ रही है? देखें, पाकिस्तान की सरज़मीन से होता है तो ये पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी है, और किसी दूसरे मुल्क की सरज़मीन से होता है तो ये उस मुल्क की ज़िम्मेदारी है जी। हम तो अफ़गानिस्तान के लिए आखिरी हद तक जा रहे हैं। उनकी जो मुश्किलात हैं, मिज़रीज़ हैं, उनके ख़ात्मे के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं। उसके अमन के लिए कोशिशां हैं कि हम समझते हैं कि अफ़गानिस्तान का अमन जो है वो पाकिस्तान के लिए बेहद ज़रूरी है। मैं ये समझता हूँ कि वहाँ जो अभी गवर्नमेंट है उनको इसके ऊपर सख्त तरीन कार्रवाई करनी चाहिए कि उनकी सरहदों से उस मुल्क के सिक्योरिटी इदारों के ऊपर हमला होता है जो मुल्क इस वक्त दुनिया में अकेला उनके साथ खड़ा है और पूरी दुनिया को जगा रहा है उनके लिए। तो ये मैं समझता हूँ कि अफसोसनाक बात है, इस पे अफ़गान हुकूमत को जागना चाहिए। और अप टू सम एक्सटेंट आपकी बात दुरुस्त है कि दोबारा असम्बल होने की ये TTP और ये लोग कोशिश करते हैं, लेकिन हमारी फोर्सेस भी अपनी उसी के मुताबिक प्लानिंग कर लेते हैं। इंशाल्लाह मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान में दोबारा वो उस तरीके से मुनज़्ज़म हो सकेंगे, क्योंकि अब हमारे ये फाटा जो था वो ओपन हो गया है। ओपन होने से, वो सेटलरी में आने से वो कमीन गाहें और पनाह गाहें काफ़ी हद तक एक्सपोज हो गई हैं और ख़त्म हो रही हैं और हो भी गई हैं। इधर करना मुश्किल होगा, लेकिन हमें नुकसान अगर अफ़गानिस्तान की सरज़मीन से पहुँचता है या ईरान के बॉर्डर से पहुँचता है जी, तो ये अफसोसनाक बात होगी, और इन ममालिक को अपने सिक्योरिटी इदारों को हाई अलर्ट पे रखना चाहिए कि आपका पड़ोसी मुल्क आपके इलाके की दहशतगर्दी से का शिकार नहीं होना चाहिए। आप समझते नहीं है कि अफ़गानिस्तान के मामले में हम थोड़ी सी हमने मिसकैलकुलेशन की थी, यानी हम तो ये सोच रहे थे कि वहाँ से जब वहाँ पे अशरफ गनी की हुकूमत थी तो हम ये कह रहे थे कि वहाँ पे NDS है, वहाँ पे रॉ है, वहाँ पे बाकी जो पाकिस्तान के मुखालिफ कुव्वतें हैं, अमेरिका था, वो अब उनमें कोई भी नहीं रहा वहाँ पे। तो अब उसके बावजूद भी, और जैसे आपने कहा भी कि इस वक्त अगर दुनिया में कोई अफ़गान तालिबान का वकील है तो वो तो पाकिस्तान है, तो उसके बदले में हम उनकी वकालत भी कर रहे हैं, हमें जो है ना ये उसका सिला मिल रहा है। बात यह है कि रा और वो सारे तो चले गए, लेकिन उन जिन लोगों को उन्होंने ट्रेनिंग्स दे के रखा हुआ है वो अभी भी वहीं पे ही हैं किसी न किसी शक्ल में, और वो कोशिश करते हैं असम्बल होने की। आपको वैसे भी अफ़गानिस्तान की हिस्ट्री का पता है कि ये सारे इकट्ठे होकर किसी भी इन्वेडर के ख़िलाफ़ लड़ते हैं, और जब इन्वेडर चला जाता है तो एक दूसरे के ख़िलाफ़ लड़ना शुरू हो जाते हैं।
जो वार्ड लॉर्ड्स हैं वहाँ के और सारे, लेकिन अभी वो सूरत हाल नहीं है वहाँ पे, काफ़ी कंट्रोल है, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन जो हमारे बॉर्डर के ऊपर जो हमारे लिए परेशानी का बायस बनते हैं, ये पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी नहीं है, ये अफ़गानिस्तान की ज़िम्मेदारी है। और ये अगर ऐसी चीज़ें बढ़ती गई तो ज़ाहिर है पाकिस्तान के अवाम के आज जो जज्बात हैं अफ़गानिस्तान के बारे में, उनमें कमी आ सकती है कि हमें पहले नंबर 1 अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी चाहिए। जब हम खुद सेफ़ और सिक्योर होंगे तो फिर हम दूसरे के लिए कोई अच्छी बात कर पाएंगे। तो ये नहीं होगा कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथों से बजती है। वो तालिबान की ये कैपेसिटी है कि वो इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, तो वो सरहदों पे इसको कंट्रोल करें। उनका तो बयान आया है उसके बाद कि ये तो हमारे सरहद से हो ही नहीं, हमारे इलाके से हो ही नहीं रही है, ये तो बिल्कुल हमारी सरजमीन इस्तेमाल नहीं हो रही है। अफ़गान तालिबान ये कह रहे हैं। मेरी थोड़ी सी यहाँ इन इलाकों पे ख़ुसूसी नज़र है। तो जो पिछले महीने में हमने देखा, जनवरी में TTP ने ख़ुद अपना एक प्रेस रिलीज़ जारी किया है, उन्होंने कोई 42 हमलों की ज़िम्मेदारी कबूल की है। तो ये पिछली 3 महीनों में 45, 47, 42 इतने यानी बहुत ज़्यादा हमले हो रहे हैं। और टारगेट उनका हमारी सिक्योरिटी एहलकार है, या तो पुलिस एहलकार है या फौज है। तो ये अगर इस तरह के हमले बढ़ते हैं, आप क्या समझते हैं फिर यहाँ से भी कोई ऐसा ऑप्शन हो सकता है कि फिर वो टारगेटेड कार्रवाइयाँ वहाँ सरहद पार की जाएं? देखें, हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए ऐसी कोई चीज़ भी। हम पुरअमन लोग हैं और अमन से ही हमें रहना चाहिए, और उस तरफ हमें उनसे बातचीत करनी चाहिए। ये उनका कहना बिल्कुल हम इसको तस्लीम नहीं कर सकते। वो हमारी वो तार कौन किसने काटी थी? इन्होंने ही काटी थी, जो हमने इतनी मुश्किल से लगाई, अपनी फेंसिंग जो की है हमने, तो उसको किसने काटा है? तो इन्हीं के लोगों ने काटा है। तो वो ठीक है, वो प्रो तालिबान नहीं होंगे, प्रो दहशतगर्द होंगे, जो भी होंगे, लेकिन उस तरफ से रोकना उनका काम, इस तरफ से कोई रोकता है तो करता है तो हमारा काम है। सो उनको अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। ज़रा काबुल से बाहर निकलें और सरहदों के ऊपर जाके इंश्योर करें कि पाकिस्तान की सलामती को कोई ख़तरा नहीं होना चाहिए। ये TTP सारा मामला है ना, यानी जो मसला बना हुआ है अफ़गान तालिबान और पाकिस्तान के बीच में, वो TTP है, हमले TTP कर रही है। तो उनके साथ मुज़ाकरात का एक सिलसिला भी हुआ, फिर वो 1 महीने की जंगबंदी हुई, फिर हमले शुरू हो गए हैं। तो अब क्या हल है? मतलब अब वो यहाँ पे है भी नहीं, तो इसको कैसे मतलब रिजॉल्व किया जा सकता है? दोबारा मुज़ाकरात ट्राई किए जाएँ? मुज़ाकरात से अगर कोई हाल निकलता है तो इससे बेस्ट ऑप्शन तो है ही कोई नहीं है। और अगर मुज़ाकरात की टेबल पे वो नहीं आना चाहते, नहीं आते किस सूरत में, तो फिर ताकत का इस्तेमाल नागुज़ीर है, करना चाहिए अपने मुल्क की खातिर, अपने कौम की खातिर। अच्छा, मुश्ताक अहमद गनी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपने हमें एक मरतबा फिर वक्त दिया। थैंक यू वेरी मच। नाजरीन, आज स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली जनाब मुश्ताक गनी साहब के साथ हमने तफसीलन गुफ्तगू की, मुख्तलिफ़ इशूज़ जो सूबे के हैं उन पर भी गुफ्तगू की, और जो कुछ रीजनल इशूज़ पे भी इनके साथ जो है ना इनकी राय जानने की कोशिश की। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म हो चाहता है। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।